आज नहीं बात करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। देखो क्या होता है कि जब जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है ना, ये बहुत गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए और बचपन से ही जो है इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इन्होंने जो है पूरा जीवन जो है अपना वो राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ठीक है, त्याग की साक्षात मूर्ति, मैंने टॉपिक लिया आज कि लाल बहादुर शास्त्री त्याग की मूर्ति, त्याग की साक्षात मूर्ति थे और युवाओं के जो है युवाओं के प्रेरणा स्रोत। और मेरे युवाओं को ही पता नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, सब टाइटल लिया है युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मैं इस बात को जस्टिफाई भी करूंगा। 2 अक्टूबर 1904 को क्या होता है कि जन्म होता है इनका लाल बहादुर शास्त्री जी का। शास्त्री इनका उपनाम था। ठीक है, मतलब शास्त्री इनका उपनाम नहीं था, शास्त्री जो है इनकी उपाधि थी। जिन्होंने पढ़ाई करी थी वो शास्त्री की करी थी। ठीक है, उसके बाद तमाम उम्र इन्होंने अपने नाम के साथ जो है वो शास्त्री उपनाम जोड़ा। ठीक है, और उसके पश्चात इनके बेटे हैं सुनील शास्त्री, उन्होंने भी इस नाम को आगे मतलब एक नाम की तरह यूज करना शुरू करा है। ओके, तो होता क्या है कि इनका जो जन्मदिन है ना, अगर ये इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को नहीं होता, कब हुआ था? 1904 में इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। बहुत गरीब फैमिली से थे। माता जी ने बहुत मुश्किल से इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा थोड़ा वहन किया, फिर उसके बाद चाचा के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। तो बोलते हैं कि जब बचपन से ही इतने सारे हर्डल्स इन्होंने झेले हैं जो इनकी जीवनी कार है, जब वो जीवनी लिखते हैं तो बोलते हैं कि तपती सड़कों पे कोसों मीलों दूर जो है वो पढ़ने के लिए जाते थे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे। ठीक है, जूतों पर खरीदने का पैसा नहीं होता था, तो इन्होंने अपनी वैसे जो है वो पढ़ाई करी। ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे लिखते हैं कि ये जो है इनका पार करके तैर करके स्कूल पढ़ने जाया करते थे, बट ऐसा नहीं है। वो एक बार मेले में गए थे और जब आने के लिए पैसे नहीं थे तो कहते हैं कि इन्होंने अपने सारे दोस्तों को भेज दिया और खुद जो है गंगा तैर करके वापस आए थे। ठीक है, तो वो उनके पास उतनी सुविधा नहीं थी, और सुविधा क्या, जरूरत की जो जरूरी सामान होता, जरूरी चीज़ें होती, वो भी इनके पास उपलब्ध नहीं थी। ट्यूशन पढ़ा करके इन्होंने अपनी जो स्टडी थी उसको आगे कंटिन्यू किया। माता जी का सपना होता है, हर माता का सपना होता है, इनकी माता जी का भी था कि लाइफ के अंदर जो है बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम जो है ये भाई साहब क्या करें, एक सरकारी नौकरी पा जाए तो परिवार जो है वो क्या होगा, हाँ, परिवार अच्छे से चल पाएगा। बट होता उल्टा है। जब महात्मा गांधी वापस आते हैं 1915 के अंदर, तो ये भाई साहब जो है वो असहयोग आंदोलन के अंदर कूद जाते हैं। ठीक है, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। अब सोचिए, बहुत 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट थी, नाटाकट था। ठीक है, मतलब कम हाइट के आदमी थे, है ना, और कमजोर थे शरीर से, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो सारी चीजें झेली थी, तो शरीर बनाने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, बचपन से कमजोर होते हैं कुछ, तो वो बहुत कमजोर टाइप के थे। ठीक है, बट उनका दृढ़ शक्ति जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, डिटर्मिनेशन पावर बहुत बढ़िया था। तो जब इन्होंने उस मूवमेंट में जाने की सोची तो घर वाले काफ़ी नाराज हुए। उन लोगों ने जो है वो इनके ऊपर बहुत दबाव बनाया, कहा कि तुम्हारी तो शादी भी होगी, तुम जो है मतलब क्या करोगे, है ना। तो इन्होंने जो है बोला कि कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, मतलब पर मैं इतना बोलता हूँ कि
मैंने वो नहीं करनी है, आगे की पढ़ाई में अंग्रेजों के स्कूल से नहीं करूँगा। तो जब ये काशी के बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर जब ये होते तो वहाँ पे राष्ट्रवादी स्कूल जो है उसकी विद्यापीठ की स्थापना की जाती है और ये वहाँ पर जो है वो शुरू करते हैं पढ़ना और बाद में पढ़ाना। ठीक है, तो राजनीति के साथ इनका लगाव जो प्रभावित हुए महात्मा गांधी से, तो ये असहयोग मूवमेंट में आए। ठीक है, उसके पश्चात ही कंटिन्यू उस मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। ठीक है, फिर बाद में इनकी शादी भी हो जाती है और शादी का बड़ा रोचक किस्सा है, उत्तर प्रदेश हमेशा ही दहेज के लिए कुख्यात रहा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ, जो उनकी पत्नी श्री थी, तो उन्होंने बोला कि मैं दहेज नहीं लूँगा। तो अपने आप में जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो बंदा दहेज के लिए मना करे। ठीक है, तो इन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया। तो इनके पिताजी ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो उनकी लड़की के पिताजी ने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपने देना ही है तो हाथ से बना हुआ जो है वो खादी का एक टुकड़ा दे दीजिए, बाकी उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बहुत बड़ी बात है कि बिना दहेज की शादी, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे एरियाज के अंदर और साउथ में तो बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो इतनी नहीं है, बट दहेज तो यहाँ भी देते हैं लोग, है ना, बट वहाँ पे डिमांड होती है, पहले बड़ी बात है। फिर जो है इनकी जर्नी स्टार्ट होती है और ये जो है धीरे धीरे जो है कांग्रेस के काफ़ी अच्छे पदों पर भी पहुंचते हैं। 1949 के अंदर जो है, 1947 के अंदर जब हम आज़ाद होते हैं तो इनको जिम्मेदारी दी जाती है, जो वाराणसी और बनारस का जो हिस्सा है, इलाहाबाद वाले क्षेत्र की तरफ इनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना करके कांग्रेस का कुछ ऐसे पदाधिकारी बना करके भेज दिया जाता है संभालने के लिए वहाँ। ठीक है, और बाद में ये बिना पोर्टफोलियो के कांग्रेस में मंत्री भी बनते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात जब मंत्री बनते हैं तो दोबारा फिर ये रेल मंत्री बनते हैं। नेहरू गवर्नमेंट के अंदर रेल मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। ठीक है, पहले नहीं थे, पर रेल मंत्री का कार्यभार नेहरू गवर्नमेंट, मैंने बोला ना जब वहाँ पे संभालने की बात थी, तो उन्होंने क्या करा था कि जैसे उनको भेज दिया था कि आप जो है उत्तर प्रदेश संभालेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, तो वो वहाँ चले गए थे। तो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर नहीं थे, पर जो नेहरू थे उनका काफ़ी विश्वास था इन पे। ठीक है, और ये थे भी ईमानदार टाइप के आदमी बिल्कुल। ठीक है, तो ये संभालने के लिए भेज दिया जाता है इनको, उत्तर प्रदेश संभालने के लिए। तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। ठीक है, पर इन्होंने कभी अपने सेल्फ मतलब अपने फायदे के लिए कभी नहीं सोचा। ठीक है, बाकी आपके जितने मिनिस्टर मंत्री बनते हैं उनकी एक लेगेसी जो है वो बनती है, वो उत्तराधिकार लेकर के आते हैं और इस तरीके की उनकी व्यवस्था रहती है। पर ये इस प्रवृत्ति के थे कि मैं आपको आज इनके वैसे किस्से बताऊंगा कि आप बोलेंगे कि ये पॉसिबल है क्या। ठीक है, आज के समय के अंदर जो है ऐसी मूर्ति मिलना, ऐसा इंसान मिलना जो है वो कल्पना पर है। ठीक है, मतलब भगवान धरती पे अवतार लेंगे, वैसी कल्पना कुछ इनके जीवन से हमें प्रेरणा जो है वो देखने को मिलती है। जब मैं इनकी जीवनी पढ़ रहा था तब मैं शायद 9th या 10th में था, तो लाइब्रेरी से मैंने वो ली थी, तो मैं अकेला बैठ के रोया था जब मैंने इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा। जब जीवनी होती है वृत्तचित्र, जैसे जीवनी का मतलब होता है बायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी वो होती है जैसे आपने मेरे बारे में लिखा। ठीक है, तो मैंने ना इनकी जीवनी पढ़ी थी, तो मुझे जो है बायोग्राफी पढ़ के इतना रोना आया था। मैं सोचूं कि यार कैसे, मतलब ये पॉसिबल ही कैसे हो सकता है कि इंसान इस तरह का त्याग करे। देखो महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, पर उनको ना सबको एक जो उनके हिस्से की जो लाइमलाइट होती है वो उनको मिलती है, पर इनको इनके हिस्से की लाइमलाइट जो है वो
हमें देखने को नहीं मिलती कि इनको वो मिल पाई। उसके कुछ एक रीजंस थे। देखो, इन्होंने जब प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था, ठीक है, या ये प्रधानमंत्री थे, मैं आपको बता दूं, आपको नहीं आइडिया था कि कौन थे, तो मैं आपको बताऊं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब ये जो है मतलब इनका जो जन्मदिन है, जन्म तो हमारे बस में होता नहीं है ना, ठीक है, नहीं तो एक दिन बाद जन्म ले लेते हैं, ठीक है। मतलब इस दिन किसका जन्मदिन होता है? और महात्मा गांधी का, ठीक है। अब मतलब एक उनका जन्मदिन और महात्मा गांधी भी लगभग उतने ही टाइम स्पैन जिए, लगभग 1948 तक जिए, ठीक है। अब गांधी का कद बहुत बड़ा था, ठीक है, सेक्रीफाइस इनके भी ज़्यादा थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी गांधी से बहुत ज़्यादा गरीब थे और गांधी से बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स उन्होंने अपनी लाइफ में झेले थे। बट क्या था कि उन्होंने बोला था कि देखो, एक होता ना कि दब जाती है, देख इनसे जो कम स्ट्रगल वाले लोग और जिनका बहुत अच्छा नाम हुआ, पर उनको जब याद किया जाता है तो मोस्टली जो है उनकी एक अलग जो है वो होती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है वो 14 को मनाया जाता है ना, ठीक है, तो उस दिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन को जो है हम लोग इनको याद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को मैक्सिमम जो है गांधी जी की चर्चा होती है, ठीक है। और वैसा ही इनके करियर के साथ भी हुआ, इनके जीवन के साथ भी वैसी ही विडंबना रही कि बहुत अच्छा और बहुत त्यागी होने के बावजूद भी जो है बहुत बड़े बड़े नाम जो 2-4 थे, उन नामों के अंदर कहीं, उन नामों के नीचे कहीं इनका जो कद था वो दबसा गया, ठीक है। इन्होंने साबित किया समय आने पर अपने आप को, हर कसौटी पर खड़े उतरे, पर अनफॉर्चुनेटली जो उनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था वो इतिहास में स्थान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को नहीं मिलता है। इसीलिए जो है आज के समय के अंदर बहुत सारे मिलियंस लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं, लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं कि हु इज लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से उठ करके आना और फिर भारत का प्रधानमंत्री बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करता है और बहुत बड़ा प्रेरणा जो है वो छोड़ करके जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेरणा छोड़ करके जाते हैं कि अगर आपका संकल्प अच्छा हो, अगर आपका निश्चय अटल हो तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है, और बहुत जिद्दी, बहुत अड़ियल टाइप के इंसान थे, अड़ गए तो अड़ गए, मतलब कोई हिला नहीं सकता था, ठीक है। फिर क्योंकि जब इनकी माता ने प्रेशर डाला था कि जॉब कर ले तो इन्होंने जॉब नहीं किया, ठीक है, और भारत के लिए जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर क्या किया कि बनारस के ही वहीं से ही जो है वो वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, राष्ट्रवादी स्कूल जो स्थापित हुए थे उसमें। अब देखो जीवन का जो जैसे जो संयोग बनते हैं, अब इनका जन्मदिन, ठीक है, और इनकी जर्नी, अगर ये थोड़ा और जीते तो शायद कुछ और परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, पर जो मंजूर है किस्मत को या फिर जो डेस्टिनी हमारी है, हमें उतना ही जो है वो जीवन प्राप्त हो पाता है। मैं खुद इन्हीं के शब्दों में आपसे एक बात कहूँगा कि किस तरह में इनका जो है विश्वास था। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, मतलब इनका त्याग और साक्षात, मतलब मैंने जो लिखा है टॉपिक, मैं आपको इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि जब ये रेल मंत्री थे ना, ठीक है, क्या थे, रेल मंत्री थे, तो इनको ना इन्होंने क्या करा कि इनको जाना था कहीं, तो इनके लिए स्पेशल कोच जोड़ा गया, रेल के साथ स्पेशल डिब्बा जोड़ा गया और उस डिब्बे में जो है वो कूलर की व्यवस्था की गई थी। किस चीज की व्यवस्था की गई थी? कूलर की व्यवस्था की गई थी।
तो उस कूलर की व्यवस्था जब इन्होंने जो जो की गई थी इनके लिए, तो उन्होंने क्या करा, बोले यार बाहर तो इतनी गर्मी है, मुझे ठंड क्यों लग रही है। अंदर जो इनका जिसमें ये बैठे हुए थे कुल उसमें मतलब अपने डिब्बे में रेल के, तो कहा कि ये ठंड क्यों लग रही है मुझे। तो उन्होंने बताया कि महाराज आपके लिए जो है हम लोगों ने क्या व्यवस्था करी है, कूलर की व्यवस्था करी है। उसने कहा कि अच्छा कूलर की व्यवस्था। तो जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको ये ऐसे देखते हैं कि अगला जो कहा कि अगर मुझे कूलर की व्यवस्था करी तो जो बाकी पूरी रेलगाड़ी आगे है, इतनी सारी रेलें चल रही है पूरे भारत में, सब में कूलर लगे होते हैं। कहा जनाब इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहा कि अगला स्टेशन जैसे ही आए ना, सबसे पहले ये कूलर निकलवाओ यहाँ से, ठीक है। मैं 3rd क्लास में, क्या बोला, 3rd क्लास होता है रेल के अंदर, एक डिब्बा होता है, ठीक है, 3rd क्लास, ठीक है, AC, 2nd AC, फिर स्लीपर टाइप में है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं 3rd क्लास में जो है ट्रैवल करने वाला इंसान हूँ, ठीक है, मैं उसी में जाता, पर आप लोग सिक्योरिटी रीजन दे करके मुझे ले जा रहे हो स्पेशल प्राइवेट उसमें डिब्बे में, तो मुझे जो है अगला जो भी स्टेशन आता है तो सबसे पहले कूलर निकलवाओ, ठीक है। तो उनको उन्होंने बोला ठीक है। अगला स्टेशन मथुरा आता है तो सबसे पहले गाड़ी खड़ी होती है और उस कूलर को हटाया जाता है। सोचो भारत का रेल मंत्री है इंसान, और वो रेल मंत्री जो है मतलब बाकी रेल मंत्री ने करोड़ों के घोटाले करे हैं, ठीक है, बट इन्होंने जो है वो एक कूलर तक लेने की सुविधा नहीं ली। सादगी की भी साक्षात मूर्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी की। सादगी इस तरह की थी कि दूसरा किस्सा इनकी कूलर का घर का ये है कि जब दिल्ली के अंदर आवास मिला, रेल मंत्री को आवास मिलते हैं, तो जब दिल्ली के अंदर आवास इनको मिलता है तो वहां पे भी कूलर की व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो मेरा जो इलाहाबाद, उन्होंने बोला कि कूलर हटा दो, बच्चे थे, बीवी साथ में थी, का कूलर हटा दो। बोले क्यों, बोला अभी जब मंत्री जब तक हूँ तब तक तो हूँ, ठीक है, इलाहाबाद वाले घर में कूलर नहीं है, मतलब इलाहाबाद इनका घर था कि उस घर में कूलर नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कूलर लगाना, तो अगर मैं नहीं कर सकता या मेरी आदत बिगड़ जाएगी, वहां मुझे मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप इसको हटाओ। बहुत बोरिंग है क्या, ठीक है। तो सोचो कि इस स्तर पे इनका जो है वो सादगी थी। एक और किस्सा इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है कि 1963 के अंदर जो है, 62-63 के अंदर जो है कामराज प्लान आता है, ठीक है। कामराज प्लान क्या था, कामराज प्लान था कि कामराज जी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, और बहुत कद्दावर नेता, जबरदस्त इंसान थे, ठीक है। बट उनको क्या हुआ कि मतलब उनकी कुछ पता नहीं क्या दिली इच्छा होगी, कांग्रेस के प्रति लगाव था, उन्होंने देखा कि बहुत मुश्किल हो रही है, संगठन धीरे धीरे टूट रहा है, तो उन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू जी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने बोला कि नेहरू जी मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाऊं और खुद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूं, ठीक है। अब नेहरू को लगाना था अपने प्रतिद्वंदियों को साइड, ठीक है, मतलब उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए रोड मैप बनाना था, ठीक है, और नेहरू के लिए तो बैठे बैठाए जन्नत हासिल हो गई। तो नेहरू ने क्या किया, कहा बहुत बढ़िया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं नहीं, मैं चाहता हूं कि बाकी लोग जो हमने सब मिनिस्टर बना दिए हैं, मुख्यमंत्री बना दिए हैं, वो सीनियर लोग त्याग पत्र दें और जो है संगठन के लिए काम करें। तो बोलते 6 कैबिनेट मंत्रियों ने और सांसदों ने इस्तीफा दिया और इतने ही लगभग जो है मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उस प्लान के तहत वर्क किया कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। मतलब इस त्याग की ये भी पराकाष्ठा होती है। हम कुर्सी के लिए मर रहे होते हैं। आज के समय के पॉलिटिशियनों को देखो कि अपने घर साथी का भाई का खून करते हैं, ऐसी मतलब ललक है कुर्सी की। तो वो लोग थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है अपना पद छोड़ दिया, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जो है
उस समय इसी प्लान के तहत इनको भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। पर रेल मंत्री से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस समय एक रेल दुर्घटना हुई थी, और उस रेल दुर्घटना के अंदर क्या हुआ कि उसकी जिम्मेदारी जो है इन्होंने अपने पर ली कि मेरे मिनिस्टर रहते हुए ये दुर्घटना हुई है, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। और अभी जो ऊल जलूल बयान देते हैं, अभी अगर दुर्घटना हुई थी पीछे या फिर इससे पहले, तो इन्होंने बोला कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने करा, मतलब जब नेहरू जी जो है संसद के अंदर उठ के भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि शास्त्री की गलती नहीं है उस रेल दुर्घटना में, ठीक है, बट शास्त्री का जो मोटिव है ना वो इतना बड़ा है कि मुझे मजबूर होके इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। ये एक मिसाल है आने वाले टाइम के लिए, बाकी लोगों के लिए नाजीर पेश की है शास्त्री ने। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी का जो कंसेप्ट है बोला, बस इस एक शब्द के लिए मैं इनका इस्तीफा स्वीकार करता हूँ। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। कहते हैं जब कामराज प्लान के तहत 1962-63 के अंदर इन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री पद से, तो बोलते हैं कि इन्होंने जो है, कुलदीप नैयर है, बहुत फेमस पत्रकार है, आप उनकी कभी बुक पढ़ना, बहुत सारी जो है बुक्स उन्होंने लिखी है, ठीक है, और बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो इस चीज़ को इलेबोरेट करके बताया हुआ है अपनी कहानियों में, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब जो है कुलदीप जी उनके घर पहुंचते हैं, कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मुझे याद है कि उस शाम में शास्त्री के घर पर गया, 1963 की बात बता रहा हूँ, मुझे याद है कि उस शाम में शास्त्री के घर पर गया, शास्त्री मैंने लाल बहादुर शास्त्री के घर में, और पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है। ये कौन लिख रहा है, कुलदीप नैयर लिख रहे हैं, ठीक है। अंधेरा छाया हुआ था, शास्त्री वहां अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब से मुझे इस घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो कह रहे हैं जो उससे पहले 2 बार के सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो बिजली का खर्च जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो अपने ऑफिस में भी ऐसे ही करते थे कि अगर एक्स्ट्रा बिजली कहीं पे खपत हो रही है जिन चीज़ों की, तो वो उन चीज़ों को हटाते थे, वो करते थे, ऐसे बेफिजूल का खर्चा नहीं करते थे। तो उस समय जो मासिक तनख्वाह थी उनकी वो मात्र 500 रुपीज़ थी, ठीक है, और 500 के अंदर उनको जीवन का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। तो नैयर लिखते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से उनको जो है वो मना लिया, किस लिए, अखबारों में लिखने के लिए। 2 बार के सांसद और मंत्री और पूरा जीवन भारत को देने वाले इंसान, जिनके पास परिवार के खर्चे लायक जो है वो पैसे नहीं थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और अखबारों में लिख करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो वो कहते हैं, कुलदीप नैयर जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने उन्हें अखबारों को लिखने के लिए मना लिया था, और जो है मैंने उनके लिए एक सिंडिकेट सेवा शुरू करी न्यूज़पेपर के अंदर ही, और उन्होंने जो लेख लिखे, द हिंदू के लिए लिखा, अमृत विचार पत्रिका के लिए लिखे, और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके लेख छपने लगे। तो हर अखबार का, मतलब हर लेख का जो एडिटोरियल पेज देते हैं ना, हम लोग देखते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो उस हर लेख के लिए उनको 500 रुपीज़ मिलते थे, और इस तरह से उनकी 2 से 2,500 रुपये अतिरिक्त कमाई होने लगी, और उनका जो है वो जीवन थोड़ा और आसान हो गया। यानी इमेजिन कि इधर एक प्रधान जीतता है तो वो अपनी कार ले आता है भाई, है ना, सबको लेके आएगा। एक रेल मंत्री जो रहे हैं और सांसद रहे हैं, वो भी यूपीएस जगह पे, उनके पास सेम आगे देखो कि नेहरू के पास जो है वो नेहरू की वो सादगी, वो जीवन नेहरू नहीं जी रहे हैं, ठीक है।
नेहरू की कैबिनेट के अंदर रहते हुए इतनी सादगी के साथ, इतने शुद्ध विचारों के साथ इंसान जो है वो जी रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय भ्रष्टाचार नहीं होता था। जवाहरलाल नेहरू के अपने दामाद फिरोज गांधी जो है वो एक किरदेकर के मंत्री थे आपके कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि फिरोज गांधी अपने ही पार्लियामेंटेरियन के साथ जो है मतलब जो है प्रोटेस्ट पे हो गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के कारण जो वो नेहरू के खिलाफ खड़े हो गए थे फिरोज गांधी। वो कहानी फिर से ही आज हम वापस आएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, और उनको वो स्थान जो है वो हम आप पूरा भारत या पूरा इतिहास दे नहीं पाया जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। इनकी सादगी का और इनके सेक्रीफाइस का एक जो है और किस्सा मैं सुनाता हूँ। रूसी प्रधानमंत्री ने शास्त्री को सुपर कम्युनिस्ट बोला था। क्या बोला था? रूसी प्रधानमंत्री ने इनको सुपर कम्युनिस्ट बोला था, ठीक है। क्या बोला था? सुपर कम्युनिस्ट। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री थे जब ये ताशकंद सम्मेलन के अंदर जो है हिस्सा लेने के लिए गए थे तो एलेक्सी कोसिगिन जो है, कौन? रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन जो है, इन्होंने मतलब जब ये उसमें ताशकंद सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे तो नेहरू ने अपना लाल बहादुर शास्त्री अपना कोट लेकर के गए थे, उन्हीं कोट लेकर के गए थे। और वहां जाने के पश्चात जो है, क्योंकि ताशकंद के अंदर जो है सर्दी पड़ती है, बहुत हाड़ तोड़ ठंड होती है वहां पे, ठीक है, और जमा देने वाली ठंड। और ये जब वहां पर जाते हैं शास्त्री जी तो ये जब एलेक्सी कोसिगिन इनको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई साहब इस सर्दी के अंदर इस कोट से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जो वो कपड़े पहन के आए इसमें इनको ठंड लगेगी। तो उन्होंने एक ओवरकोट उनको दिया, गिफ्ट किया कि मेरी तरफ से ये उपहार दीजिए। तो उन्होंने बहुत सर स्वीकार किया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब शास्त्री जी मीटिंग में फिर से आए तो उन्होंने ना वही अपना पुराना कोट पहना हुआ था। कहते हैं कि एलेक्सी ने पूछ लिया झिझकते हुए कि जनाब आपको पसंद नहीं आया क्या कोट जो मैंने आपको दिया? उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत गर्म भी है, और पर मुझे क्षमा करें, मेरे एक दल के सदस्य हैं जिनके पास कोट नहीं है, मतलब जो तैयार होकर नहीं आए, इस मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं लाए हैं, तो ये कोट मैंने उनको दे दिया है। मतलब वो जो कोट था वो मैंने उनको दे दिया है कुछ दिनों के लिए, फिर मैं वापस ले लूंगा जब हम भारत जाएंगे तो इस तरीके की। और इस घटना का जिक्र जब उन्होंने जो है अपने वहां पे किया तो वो बोलते हैं कि मैं अचंभित था उनको ऐसे देख करके कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो खुद इतनी सर्दी बर्दाश्त कर रहा है वो किसी और के लिए सोच रहा है। उसने कहा था, मतलब हम उन्हीं के शब्दों में इस बात को, ये एक्चुअली अनिल शास्त्री है उनके बेटे, उन्होंने लिखा है, ठीक है, उनके बारे में। तो वो अनिल शास्त्री कहते हैं कि जो कोसिगिन थे ना, उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित किए गए सांस्कृतिक समारोह के अंदर जो है भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो है वो दोनों थे, ठीक है, उसमें गए हुए थे। तो उनके लिए सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है, तो दूसरे देश से कोई आता है तो, है ना। तो उस समारोह के अंदर जो है एलेक्सी कोसिगिन ने इस बात का जिक्र किया, उसने कहा कि हम लोग तो सिर्फ कम्युनिस्ट हैं, शास्त्री जो है वो सुपर कम्युनिस्ट है, ठीक है, कि इस सर्दी के अंदर अपना कोट दान दे देना, वो मतलब जो है उनका वही कर सकते हैं, ठीक है। और आज के समय के अंदर हम लोग जो है गाड़ी वाला कोई पुलिस वाला पकड़ दे तो हम क्या करते हैं? पकड़ ले तो हम क्या करते हैं?
चाचा विधायक हैं, छोड़ो नहीं तो ठीक है। इनका जो बेटा अनिल शास्त्री वो लिखते हैं कि जो जब वो छोटे थे तो एक बार जो है सुनील शास्त्री, मतलब अनिल शास्त्री सुनील शास्त्री दो बेटे थे। सुनील शास्त्री जो है एक दिन गाड़ी ले गए, मंत्री की गाड़ी थी, लेके चल दिए। पापा मंत्री है, क्या दिक्कत है ना। आज के समय के अंदर होता तो क्या होता है, मोस्टली सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब तो लोग जो है किसी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए तो उसके ऊपर भी क्या लिख लेते हैं, स्टिकर लगा लेते हैं भाई, है ना, ताकि दूर से पहचाने जा सके कि ये अध्यक्ष की गाड़ी आ रही है, मंत्री की आदमी की गाड़ी आ रही है ना, जो भी है। चलो मंत्री होना तो बड़ी बात है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो जिला के अध्यक्ष बन जाते हैं ना, जैसे किसी पार्टी ने किसी को युवा मंडल का अध्यक्ष बना दिया या इस तरीके से, तो वो भी स्टिकर चिपका के चलते हैं कि वो हैं। तो जब ये गाड़ी लेकर गए थे तो शास्त्री कभी भी उस गाड़ी को पर्सनल यूज के, पर्सनल काम के लिए जो है वो यूज नहीं करते थे। तो जब उनको पता चला कि सुनील शास्त्री जी जो है वो गाड़ी लेके भाग चले गए वहीं घूमने के लिए, तो जितने किलोमीटर गाड़ी चली है उसका किराया जो है सरकारी खजाने के अंदर जमा करवाया अपनी जेब से इस शास्त्री जी ने। तो वैसी सादगी का जो है वो थे, ठीक है। तो ठीक है, और इसके अलावा जो है जैसे आज हम लोग घंटों वेट करते हैं, कभी जाना मुख्यमंत्री से मिलने, कभी जाना विधायक जी से मिलने, घंटों वेट करते हैं। और जब ये प्रधानमंत्री थे ना लाल बहादुर शास्त्री, एक्चुअली क्या हुआ 1962 के अंदर जो है वो अटैक हुआ किसका, चाइना का, और हम बार हार गए। और हारने के बाद जो है नेहरू को ज़्यादा सदमे में चले गए और उसके बाद पश्चात नेहरू 64 के अंदर एक्सपायर हो गए। फिर जो है इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, किसको, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जो है जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भी बहुत, वो भी कुलदीप नैयर ही लिखते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा अलग व्यवस्था में बनते हैं। एक्चुअली में उस समय जो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे वो थे आपके मोरारजी देसाई, ठीक है। और उनको तो लग रहा था, मैंने पढ़ाया था आपको, उनको लग रहा था कि हम, मतलब मैं ही भगवान हूँ, ये वाली चीज़ कि अब कौन, नेहरू नहीं तो अब कौन है। तो हुआ क्या कि कामराज उस समय जो है वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ चुके थे और शास्त्री ने कामराज प्लान के तहत इस्तीफा दिया था, ठीक है। और शास्त्री सबको साथ लेने वाले थे। तो बोलते हैं कि जब कामराज ने बोला, समझाया उसको, किसको, हाँ? अरे नहीं, मोरारजी देसाई को, तो मोरारजी देसाई जो थे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि मतलब मैं जीत जाऊंगा, उन्होंने कहा वोटिंग करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस चाह रही थी कि सर्वसम्मति से फैसला हो, तो उन्होंने एक प्राइवेट उसमें जो है वोटिंग करवाई और उन्होंने, कामराज ने एक पेपर लिख के, एक चिट लिख करके डाली बॉक्स में और बोला कि ठीक है वोटिंग करवा लो। और बोलते हैं कि जब वो चिट निकाली तो 200 कुछ विधायक जो मंत्री थे, सांसद थे, सॉरी मंत्री नहीं, सांसद थे, एमपी थे, जितना कामराज ने लिख करके डाला था उतने ही जो है वोट शास्त्री को मिले, और ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये था पॉलिटिकल मैनेजमेंट कामराज का, ठीक है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस से, जितनी चिट वोटिंग से पहले उसने डाली उसके सामने, मोरारजी देसाई के सामने, उतने ही जो है वो मिले उनको। और जब कामराज बात करने के लिए गए थे मोरारजी देसाई से, तो बोलते हैं कि उन्होंने उनको बहुत भला बुरा सुनाया, कहा कि आप क्यों दखल दे रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के को लोग इन्फ्लुएंस होंगे। उन्होंने बोला कि फैसला तो हो गया, अगर आप मान जाएंगे तो बढ़िया बात है, नहीं मानेंगे तो उनको था कि 160 समथिंग वोट मिले थे मोरारजी देसाई को, 200 समथिंग हाँ वो जनता दल में चले गए, ठीक है, हाँ जी, जनता पार्टी जिसको बोलते हैं उसमें चले गए, ठीक है।
तो उनका जो ऑरा था, तो उन्होंने शास्त्री तो बहुत कमज़ोर इंसान है, मतलब इसको कौन ही जो है वो साथ देगा। और शास्त्री की इमेज जो है थोड़ी लिबरल टाइप की थी, सबको लगता था कि हम दबोच लेंगे। इनका एक और बहुत फेमस किस्सा है कि आयूब खान जो है ये कहीं दौरे से लौट रहे थे, बीच में इनको आयूब खान मिल गए और मतलब पाकिस्तान में होते और जो आयूब बोल रहा है कि इससे बात करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। आयूब खान जो है वहाँ के राष्ट्रपति थे, कहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है। और उसने बोला कि बयान दिया चाइना की बात के बाद, जब शास्त्री ने कहा कि हम तो 1000 टैंकों के साथ जो है वो चहलकदमी करते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जब जो है 1965 में आयूब ने उसी उनके कमज़ोर शरीर को देखते हुए और उनको लगा कि ये मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो उन्होंने अटैक कर दिया। और शास्त्री जिनका पूरी उम्र, जिन्होंने जो गांधीवादी थे और शांति का संदेश दिया, उन शास्त्री ने बोला कि ठीक है, एक फ्रंट पे नहीं 2 फ्रंट पे लड़ो, जहाँ पे उन्होंने अटैक किया वहाँ तो लड़ो ही लड़ो, दूसरा फ्रंट खोल लो। और फिर जब इन्होंने जो है वो प्रगति मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर जब भाषण दिया, तो उन्होंने बोला कि मेरे मित्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो कह रहे थे कि वो चहलकदमी करते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो वो मुझसे बड़े हैं और आयु में भी बड़े हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही टहलते हुए जो है वो कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाए। तो सच में हम लोग कराची पहुंच गए थे। यानी इमेजिन कि शास्त्री इधर एक एयर स्ट्राइकर ही है, तो मोदी को लोगों ने भगवान बना दिया है, ठीक है। और ये शास्त्री अपनी गन टैंक सब चीजों के साथ जो है भारतीय फौज कराची पहुंच गई थी, कराची पोर्ट ध्वस्त कर दिया था हमने, ठीक है। तो शास्त्री का वो, अगर सोचो कि वो शास्त्री अगर जिंदा रहते तो क्या भोपाल होता। नहीं पड़ रही पल्ले बात, ठीक है। तो हम लोग जो है फिर हमने बोला कि अगर हमें फिर उनके ऊपर ध्यान लगा कि अगर आपने कराची जीत लिया तो रख लेते। एक्चुअली उस समय हमारे पास खुद के लिए खाने के लाले पड़े हुए थे, हमने पाकिस्तान की इतनी सारी जनता को कहाँ डालना था, ठीक है। कराची तक अगर हम साम्राज्य फैला लेते अपना तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होता। हमारी खुद की हालत जो थी वो बहुत बुरी थी, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा कि जब उन्होंने एक अनाज का समझौता कर रखा था तो अमेरिका गुस्सा आ गया, बोला कि आप जो है अनाज हमसे लेते हैं और वोट रशिया की तरफ करते हैं, ठीक है, यूएनओ के अंदर। तो इन्होंने बोला कि मत दे, कोई बात नहीं, अनाज चाहिए ही नहीं, ठीक है। भारत में आए अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री जी के साथ अपनी पत्नी जी को बोला कि देख ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना, हमारे देश में अनाज की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो एक दिन का उपवास करें। अगर हम लोग जो है एक दिन का उपवास करने में सफल हुए, अगर मेरे बच्चे भूखे रह पाए एक टाइम, तो मैं पूरे देश से अपील करूँगा कि एक वक्त का खाना छोड़ दो, ठीक है। अगर एक दिन का उपवास अगर वो लोग करते हैं तो मेरी ये मतलब जो है गारंटी है कि जो अनाज की कमी हम लोग झेल रहे हैं वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सप्ताह में एक दिन जो है व्रत रखने का, इन्होंने उपवास रखने का सोचा, ठीक है। और जब ये सफल हुए तो इन्होंने फिर जो है घोषणा करी, पूरे भारत के नाम संदेश दिया, और बोलते हैं कि उस समय कुछ लोग तो ऐसे थे जिन लोगों ने सच में उपवास रखना शुरू कर दिया, और जब अनाज की कमी पूरी भी हो गई तो उन लोगों ने लाइफ लॉन्ग वो प्रोसेस अपनाया, हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाते थे। और उस दौर की जो जनरेशन थी वो सच में खाना, मतलब बाद में भी उन्होंने, जब तक वो शास्त्री तो मर गए है ना, एक्सपायर जो स्वर्गवास हो गया उनका कब 66 के अंदर जो है 1 जनवरी को। तो सोचो कि वो जनरेशन जो उनके साथ वाली थी तो वो तमाम उम्र वैसे ही करती रही। तो बोलने का प्रभाव और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जो
कला है ना वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाते हैं। आप खुद जाके एक इवैल्यूएशन करिएगा कि इस स्तर के जो सेक्रीफाइस उनके थे और इतना सादगी भरा व्यक्तित्व था, तो इसके और उनकी जो प्रेरणा थी, उन्होंने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिन्होंने लगभग आधा पाकिस्तान जीत लिया था, उन शास्त्री जी को हम लोग जो है वो एक श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं करते हैं 2 अक्टूबर के दिन, क्योंकि वो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गांधी जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, पर इतिहास का एक कोना तो जैसे मेरे या हर किसी जो इनको जानता है उनके दिल के अंदर एक स्पेशल कॉर्नर इनके लिए है, वैसे ही इस दिन में भी एक हिस्सा इनके लिए भी हमें सोचने की आवश्यकता है और इतिहास को न्याय करने की आवश्यकता है। और सोचो कि सीपी श्रीवास्तव जो है वो इनकी जीवनी लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। लाल बहादुर शास्त्री क्या? लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जीवनी का नाम है, अगर पढ़ने का मन हुआ तो मंगवा सकते हैं आप, लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स, इनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे, निजी सचिव थे सीपी श्रीवास्तव। कौन थे? सीपी श्रीवास्तव। ठीक है, वो लिखते हैं कि शास्त्री की आदत थी कि वो अपने हाथ से पॉट में प्याली हमारे लिए चाय सर्व करते थे। उनका कहना था कि चूंकि उनका ये कमरा उनका है, इसलिए प्याली में चाय डालने का हक भी उनका ही बनता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब जो है उनके सबऑर्डिनेट जो स्टाफ था, जब वो उनके कमरे में रिपोर्ट करने के लिए जाते थे, तो आजकल के बॉस के पास जाकर के देखो जरा कि कितने ईगो क्लैशेस हैं और किस तरीके की वो बर्बरता के साथ पेश आते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ। जब लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इनके निजी सचिव जो है सीपी श्रीवास्तव, वो लिखते हैं कि जब हम लोग या फिर उनके जूनियर लोग जो हैं वो उनके कमरे में जाते थे बोलते, तो वो खुद जो है कप में चाय सर्व करते थे उन ऑफिसर्स के लिए, जबकि वो तो उनका काम होता था। ठीक है, तो वो बोलते थे कि ये कमरा मेरा है तो ये चाय डालने का अधिकार भी मेरा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर रहा है, यानी इमेजिन कि मतलब कितनी इज्जत हो जाती होगी उन सबऑर्डिनेट स्टाफ की उनकी नज़रों में प्रधानमंत्री के लिए। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है ये करते थे। ठीक है, जब जो है एक दुकान पर जो है लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। एक्चुअली में हम जो राशन लेते थे ना अमेरिका से, जो राशन हम लोग लेते थे अमेरिका से, वो था PL 480 एक समझौता था। उसके अनुसार हम लोग जो है वो गेहूं लेते थे, लाल गेहूं जो अमेरिका से लेते थे। तो 1965 की जब लड़ाई हुई ना, अमेरिका ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि अपनी सेना, जब हम कराची पहुंच गए तो अमेरिका ने दबाव बढ़ाना शुरू किया कि भाई साहब पीछे हटो, नहीं तो भूखा मारेंगे तुम्हें। ठीक है, युद्ध के बीच में अगर आपके पास खाने भर का अनाज नहीं है और अमेरिका जैसी कंट्री आपको धमकी दे रही है कि पीछे हटो, युद्ध रोको, अदरवाइज हम आपको खाना देना बंद कर देंगे, लाल गेहूं देना बंद कर देंगे, तो उस समय जो है शास्त्री जी ने आत्मनिर्भर होने की सोची थी खाने के मामले में। ठीक है, गेहूं के मामले में, चावल के मामले में। जो हरित क्रांति हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी आधारशिला शास्त्री जी ने ही रखी थी और उनकी ही प्रेरणा और उनकी ही दूरदर्शिता से हम लोग जो है, हमने बोला ठीक है कर देखें, सब कोई बात नहीं, लेनी नहीं देगी हम,
और ये वो अनाज होता है जो सड़ा हुआ होता था, जो उनकी जानवर खाते थे वो हमें बेचते थे वो, ठीक है, अमेरिकन। और हमने बोला कि ठीक है, और रशिया ने हमें उसमें यूएन में बचाया था उस समय भी, तो वो रशिया के लिए भी बहुत बुरा बुरा बोल रहा था। तो इन्होंने जो है अपील करी कि एक वक्त का खाना जो है, ललिता शास्त्री को बोला था कि अगर आप छोड़ सकती है, अनिल शास्त्री लिखते हैं ये सारी कहानियाँ, तो बोलते हैं कि अनिल शास्त्री बोलते हैं कि उन्होंने माँ से अपील करी कि क्या हम एक रात एक दिन का खाना ना बनाएं तो बच्चे सो सकते हैं। बोलते कि पूरी रात वो जागते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे, कि बच्चों ने भी मतलब साथ दिया। मतलब लिटरली भावुक होने वाली चीज़ है कि उन्होंने बोला कि बच्चे बिना कुछ खाए सो रहे हैं और आप कल ये घोषणा करने वाले हैं कि आप भी क्या करो, एक दिन का उपवास करो और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दूरदर्शिता थी कि 1965 का युद्ध हम लोग जीते थे, और फिर जो है हमने अमेरिका को बोला जो करना है आप क्या हमें नहीं दोगे, हम खुद ही आपको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ना। तो ये था उनका जज्बा, किसका। हाँ, एक बार हम जब ये काहिरा गए थे तो वहाँ पे जो है अमेरिकन राजदूत थे चेस्टर बोल्स, उन्होंने क्या करा, न्योता दिया कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला है कि आप हमारे यहाँ आइए, ठीक है। जॉनसन, लिंडन जॉनसन जो है उस टाइम पे थे, आयुब ने दबाव बढ़ा दिया, आयुब ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति, उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो दिया हुआ न्योता वापिस ले लिया राष्ट्रपति ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने, ठीक है। शास्त्री जी को बुलाया था और वो न्योता वापिस ले लिया। और जब वो जॉनसन जो है कनाडा जा रहा था, मतलब शास्त्री जी को बुरा तो लगेगा ही, शास्त्री नाराज हुए बहुत ज़्यादा, बट बोलते कि जब वो जा रहे थे कहाँ के लिए, कनाडा के लिए जा रहे थे, तो फिर अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन ने, लिंडन जॉनसन ने उनसे बोला कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए वॉशिंगटन डीसी में, कनाडा जाते हुए। शास्त्री जब कनाडा जा रहे थे तो बोलते शास्त्री सीधे मना करे थे कि नहीं रुकूंगा, मेरे पास और भी काम है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को ना करने की हिम्मत है किसी की, इन्होंने करी थी, मुझे नहीं रुकना, और सीधे कनाडा चले गए थे। तो ये थे कुछ अनसुने किस्से इनकी लाइफ के, जो उन्होंने तमाम उम्र जो है वो झेला, और जिसमें उन्होंने जो है वो अपना जीवन, इन्होंने एक गाड़ी ली थी और उस गाड़ी के अंदर जो है क्या किया था, किश्तों पे वो गाड़ी ली गई थी, ठीक है। और उस गाड़ी की किश्तें भी नहीं भरेगी, और वो जो है लगभग बैंक जो है उसको वापस ले गए थे, ठीक है, बैंक वाले लोन पे थी। तो जब प्रधानमंत्री बन गए थे उसके बाद भी अपनी एक गाड़ी तक नहीं खरीद पाए, ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। अब दोबारा अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप बता पाने में सक्षम होंगे, मुझे उम्मीद है। बोलते हैं बिहार से जब एक बार लोग आए थे मिलने के लिए, और कोई फॉरेन डेलीगेट आ गया, फॉरेन जो हमारे हैं, जो फॉरेन ट्रिप नहीं था, फॉरेन से कोई लोग मिलने के लिए आ गए, और शास्त्री ने टाइम दे रखा था बिहार के लोगों को मिलने के लिए। उसने बिहार का प्रतिनिधिमंडल आया था, और वो वहाँ पर फंस गए विदेशी मेहमानों के साथ, और प्रधानमंत्री थे, नहीं मिलता टाइम। और जब वो वापिस आए उन्होंने बोला यार मैंने तो गलती कर दी। फिर जो है बोलते कहाँ चले गए, वो बोलते रेलवे स्टेशन में चले गए हैं। खुद गाड़ी लेकर के जो है रेलवे स्टेशन लेकर के आए, रेलवे स्टेशन पहुंचकर उस गाड़ी से उन लोगों को लेकर के आए बिहार के, अपने घर में बिठाया, बोला कि मतलब सोचो एक प्रधानमंत्री, इस स्तर पे कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उस समय स्थितियां हमारी इतनी खराब थी। नेहरू उसी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए लेविश लाइफ स्टाइल जीते थे, पैंट कोट पहनते थे, और वो सारी चीज़ें बहुत ब्रिटिशर्स टाइप का उनका खान पान रहन सहन था, है ना, कंपेयर। और इनका जो
ये दूसरे प्रधानमंत्री थे तो स्थिति और बेहतर हुई होगी, है ना। पर फिर भी इन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी के अंदर बिता दिया। और इनसे सीखने की क्या चीजें हैं? पहली बात तो पूरी उम्र इन्होंने खुद जो है किसी चीज के लिए मतलब अपने आप को आगे नहीं रखा, सबसे पहले देश को रखा, ठीक है, तो वो एक प्रेरणा स्रोत है। दूसरा, जब इन्होंने किसी कोई भी चीज इन्होंने शांति की अपील करी, हर समय शांति के लिए जो है वो क्या किया, काम किया। बट जब विपत्ति आई हमारे ऊपर तो 1965 का युद्ध हम लोगों को लड़ना पड़ा, तो उस युद्ध के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, कराची तक हम लोग पहुंच गए थे। तो दृढ़ व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री, उनसे हमें ये चीज सीखने की जरूरत है कि शरीर से नहीं दिमाग से जो है वो शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, वरना टहलते हुए हम भी पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, कराची पहुंच सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर सीखने की एक और बड़ी बात ये थी कि देखो जो आयोग जो है 2 दिन पहले हमसे लड़ रहा था 1965 की जब बात चल रही थी, तो 2 दिन के बाद ताशकंद के अंदर समझौता होता है। तो रूसी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों ने उनके ताबूत को बंधा दिया था। जिंदगी मतलब कुछ लोगों के साथ होता है, जिंदगी पूरी उम्र खेलती रहती है, उनको कभी भी वो स्टेबिलिटी नहीं देती है, उस तरीके की वो नहीं देती है जो रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। लाइफ का अंत भी उनका इसी तरह से होता है। ताशकंद के अंदर जब वो समझौता करके सो रहे होते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलती है उनके खाने में जहर मिला दिया गया था, और कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक था, और हार्ट अटैक उनको पहले भी आ चुका था, ठीक है। और ये बात खुद कुलदीप नैयर लिखते हैं कि जब कामराज उनसे पूछने गए थे, अब दिक्कत नहीं है ना कि कामराज समझने में, कामराज प्लान बोलूँ, कामराज के बारे में बोलूँ तो समझ पाओगे ना। तो कामराज जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत नासाज है, थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको हार्ट अटैक भी आया था, तो अगर जो है आपका उत्तराधिकारी ढूंढना हो तो कौन हो सकता है? उन्होंने कहा था कि अगर मैं ज्यादा चला, ठीक है, अगर मैं ज्यादा चला मैंने ज्यादा जी गया तो बहुत सारे निकलेंगे, चुनना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर मैं कम चला, मैंने 2 साल चला, 3 साल चला, तो इंदिरा ही वास्तविक उत्तराधिकारी है जो शायद लंबी चलेगी, और भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो 10-15 साल निकलवाएगा। मोरारजी देसाई का उन्होंने नाम नहीं लिया, और बहुत सारे लोग जो हैं, जब पहली बार उनसे पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी पहली पसंद जो है वो जेपी है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। हाँ, अगर वो नहीं तो फिर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो इस देश को ढंग से संभाल पाए। इंदिरा भी हो सकती है, बच्ची हैं अभी, पर हाँ वो बन सकती है। और इसके अलावा उन्होंने जो है कहा कि मोरारजी देसाई भी है, बट उनका जो रवैया है वो संगठन के लिए सही नहीं है, मनमानी करते हैं इस तरीके की। उनकी ये खुद का तो नाम ही नहीं था, और वो हैरान होगा कि मेरा नाम अनाउंस हो गया, बड़ी मुश्किल से बनाया था कि प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है। तो वो अंदर से वो वाली इन्होंने महत्वाकांक्षा कभी नहीं किसी भी पद के लिए पाली। तो इतिहास उम्मीद है कि कभी इनके साथ भी न्याय करेगा। बहुत सारी बुक्स जो है जितनियाँ लिखी गई है, और त्याग की साक्षात मूर्ति के लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता ही दिए हैं, ठीक है। सादगी इनकी विश्व प्रसिद्ध थी, उसके बारे में हमने चर्चा करी, और इसी वजह से जो है 2 अक्टूबर के दिन 2023 भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। और उम्मीद है कि आप भी अपने व्यक्तित्व के अंदर कुछ चीज़ों को जो है वो शामिल करेंगे जो इनकी जिंदगी में
थी, ठीक है। और जब कहते हैं कि जब शास्त्री जी जो है दुनिया छोड़ करके गए थे तो ना पैसा था परिवार के पास और ना ही कोई गाड़ी, ना कोई घर। वो सच में देश के लिए जिए और सच में देश के लिए मरे। ऐसे हीरो को हमारे बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे बड़े भी नहीं जानते हैं। तो खुद देखिए लाल बहादुर शास्त्री के, ओके।